हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस एडिटोरियल ऑफ द वीक में, जहां पर हम डिस्कस करते हैं खूब सारा साइंस। 15 फरवरी से 21 फरवरी के बीच में सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के आर्टिकल्स की तरफ अगर हम नज़र डालें तो सबसे पहले आता है सत्येंद्र नाथ बोस के ऊपर एक आर्टिकल है। इसमें 5 दिन का एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया गया था, जिसमें हम लोगों ने क्वांटम कंप्यूटिंग और भी आप फोटोनिक्स की बात कर सकते हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ों पर गौर किया गया है, बातचीत की गई है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ना, क्योंकि इस साल 2024 में इनकी डेथ एनिवर्सरी को 50 ईयर्स हो गए हैं, और इसीलिए ये आर्टिकल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस थे अभी तक के, आपको भी पता है कि यूपीएससी ऐसे 50 ईयर 100 ईयर्स वाले क्वेश्चंस बहुत पूछता है। तो इन्होंने, जैसे कि बोसोन पार्टिकल की बात हम लोग कर लें, हिग्स बोसोन की बात कर रहा हूँ मैं, गॉड पार्टिकल, या फिर जिसको हम लोग एलिमेंट्री फिजिक्स पार्टिकल थ्योरी बोलते हैं, या फिर हम लोग ऐसा बोल देते हैं जैसे कि हम लोग बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं। ये क्या है भाई? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को समझेंगे। प्लैंक्स कांस्टेंट या फिर प्लैंक्स लॉ के ऊपर इन्होंने एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था। ये सब क्या है आखिरकार, इनके पीछे की साइंस क्या है, उन सभी थ्योरीज को हम समझने की कोशिश करेंगे आज। साथ ही साथ एक आर्टिकल यहाँ पर देखना, ये बड़ा ही सिंपल सा है कि ना, जो हमारी जीनोम सीक्वेंसिंग होती है, अगर हम लोग उसमें पुराने ज़माने से कुछ जीन्स को आइडेंटिफाई करके उस पर स्टडी कंडक्ट करते हैं तो कुछ नए रिसर्च सामने आए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तीसरा, इस तरीके से एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है क्वांटम क्रिटिकल पॉइंट्स को लेके। तो ये क्वांटम क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। सिमिलरली एक मल्टीफेरोइक्स एक नया टर्म है। ऐसे टर्म्स पर यूपीएससी बहुत कंफ्यूज करती है और ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है भी, तो इसको भी हम लोग थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर लेंगे। फिर एक है ऑटो इम्यून डिसीज़ के ऊपर। ऑटो इम्यून डिसीजेस ऐसा बोला जा रहा है कि विमेन में थोड़ी ज़्यादा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक्स क्रोमोसोम है, और ऑटो इम्यून डिसीजेज में एक्स क्रोमोसोम का बड़ा हाथ है। अब भाई ऐसा क्यों है और इसके पीछे क्या साइंस है, समझेंगे इन सभी आर्टिकल्स को आज के इस पूरे सेशन में। तो फिर आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ना फर्स्ट आर्टिकल पढ़ने के बाद देखते हैं, आपको और भी मज़ा आएगा उसको सॉल्व करने में। सबसे पहला आर्टिकल, सत्येंद्र नाथ बोस द फादर ऑफ गॉड पार्टिकल, एक बड़ा बड़ा टाइटल जैसे लिखा हुआ है ये है। हमने बात किया कि 5 दिन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कोलकाता में कंडक्ट हुआ है अभी, एस एन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस के लिए। इन्होंने जो मेजर कंट्रीब्यूशन की है, वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स को लेके। यहाँ पर आपने कभी ये वाला मैप देखा है क्या? ऐसा कुछ ये है स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो इसमें क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, ये ग्लूऑन, फोटोन, ये सब जो भी है, बोसॉन्स वगैरह, इन सब पे यूपीएससी ना बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। हिग्स बोसोन पर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपको ये सब पढ़ना ज़रूरी है, इन सब के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना ज़रूरी है। तो क्या है स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स, एक बार पढ़ते हैं। आज एक बार पढ़ लोगे तो फिर आगे के लिए हमेशा छुट्टी हो जाएगी फिर, है ना। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं सबसे पहले सत्येंद्र नाथ बोस जी के बारे में। 1894 को इनका जन्म हुआ था, और अगर हम लोग इनके मतलब ऐसी एनिवर्सरी की बात करें, बर्थ एनिवर्सरी की बात करें, तो वो 130 ईयर्स के अप्रॉक्सीमेट हो चुका है, और डेथ को 50 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं आज, इस बार 4 फेब को। ठीक है, तो इसी के अगेंस्ट में ये ऑर्गेनाइज भी किया गया था पूरा ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। इन्होंने बीएससी की डिग्री की, एमएससी की डिग्री ली मैथ्स मिक्स्ड मैथमेटिक्स में। उसके बाद सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो इनका है वो आता है कि इन्होंने ना, जो आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी वाली पेपर थी, वो थी एक्चुअल में जर्मन लैंग्वेज में। तो जर्मन लैंग्वेज में क्या किया इन्होंने, उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, ताकि बाकी लोग भी पढ़ सकें, उसमें बाकी रिसर्च वगैरह भी कर सकें। साथ ही साथ एक टाइम आया था जब इन्होंने एक पेपर पब्लिश करना चाहा था प्लैंक्स लॉ के लिए। तो प्लैंक्स लॉ एक्चुअल में ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर काम करता है। देखो, कोई भी काले रंग का बॉडी है, उसको गर्म करना स्टार्ट करो तो वो धीरे धीरे ऑरेंज हो जाएगा। ऑरेंज नहीं होगा, सबसे पहले तो रेड होगा, रेड के बाद ऑरेंज होगा, फिर येलो में कन्वर्ट होगा। धीरे धीरे करते करते आप देखोगे कि वो ब्लू में, पर्पल में, और फिर एक ऐसा टाइम आएगा जो वापस से वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा, इतना काला हो जाएगा। तो ये जो पूरा स्पेक्ट्रम बन रहा है ना, और उस स्पेक्ट्रम के बाद भी रुकेगा नहीं वो, उसके पास से जो वेव्स निकलेगी वो एक ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगे जो कि शायद विजिबल रेंज में नहीं होंगे, हम नहीं देख पा रहे हैं। तो इन्होंने ना एक्चुअल में प्लैंक्स लॉ थ्योरी में तो था, लेकिन किसी ने अभी तक प्रूफ नहीं किया था। तो सत्येंद्र नाथ बोस जी ने इसका थ्योरी, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो डेरिवेशन, स्टार्ट किया था। तो डेरिवेशन इन्होंने जब दिया तो ये वाला पूरा पेपर उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन को भी दिया था। एक्चुअल में ये पहले भी अल्बर्ट आइंस्टाइन और मैडम क्यूरी के साथ में नहीं बोलेंगे, लेकिन इनके अलॉन्ग साइड काम कर चुके हैं। एक्सरे,
या फिर क्रिस्टलोग्राफी लेबोरेटरीज़ में ये लोग अगल बगल में ही काम करते थे। तो वहाँ से जान पहचान होगी, तो आइंस्टीन को उन्होंने अपना पेपर भेजा, आइंस्टीन को काफ़ी पसंद आया, उन्होंने सेम टू सेम पेपर जर्मन लैंग्वेज में भी पब्लिश किया था। और 4 फरवरी 1974 एक हार्ट अटैक के थ्रू इनकी डेथ हो जाती है। लेकिन ओवरऑल सत्येंद्र नाथ बोस जी का कंट्रीब्यूशन हमारे इस पूरे फिजिक्स को समझने में बहुत ही ज़्यादा है। बहुत ही ज़्यादा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो ये फंडामेंटल पार्टिकल की हम लोग बात करें ना, गॉड पार्टिकल, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक बार ना हम सबसे पहले इसको समझ ही लेते हैं। देखो, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स की जब भी हम बात करते हैं तो यूजुअली हम लोग उसमें कुछ ऐसा मैप देखते हैं, कुछ क्वार्क, लेप्टॉन, यहाँ ग्लूऑन, फाइटॉन, हिग्स, पता नहीं क्या क्या लिखा है। तो यूजुअली देखो, जब मैं बहुत ही छोटा था तो मेरे टीचर ने मुझे सिखाया कि बच्चों, हर एक जो ऑब्जेक्ट आप अपने सामने देख रहे हो, मोबाइल, लैपटॉप, उस टाइम पर ये एग्जांपल नहीं दिया था, उस टाइम पर पेन, कॉपी, पेंसिल, इन सब का दिया था। तो ये सब जो भी चीज़ें आप देख रहे हो, आखिरकार ये किससे बने हैं? ये सब के सब बने हैं एटम से। हमने कहा अच्छा, एटम क्या है? बोले कि भाई एटम बहुत ही छोटा चीज़ है, आंखों से देख नहीं सकते उसको, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल नहीं, मतलब बेसिक यूनिट बोलते हैं इसको, कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका बेसिक यूनिट है एटम। तो हमने कहा बहुत ही बढ़िया, सबको आके मैंने भी खुशी खुशी बताया। फिर जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो टीचर ने बताया, देखो बच्चा, एटम जो भी है ना वो किसी चीज़ से मिल के बना है। मैंने कहा अरे ये क्या बात हो गई? बोले नहीं, देखो बचपन में इसको समझ नहीं पाते, लेकिन ये बना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। मैंने कहा वेरी गुड, कोई बात नहीं, और बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिली है, बहुत ही मज़ा आया। मैंने फिर सबको यही बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ऐसा चीज़ होता है, न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ गनगन नाचता है, बिल्कुल। फिर जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो फिर एक बार और टीचर ने मुझे कुछ आई ओपनिंग स्टेटमेंट दिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, ये भी ऐसा नहीं है, ये भी किसी चीज़ से मिल के बने हैं। इनको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। हमने कहा अरे ये तो ज़्यादा हो गया अब। और ये फंडामेंटल पार्टिकल्स इतने ज़्यादा मिलने लगे, इतने ज़्यादा मिलने लगे कि इनको जब तक हमने क्लासीफाई नहीं कर दिया तब तक इनके बारे में पढ़ना, जानना, एक्सपेरिमेंट्स करना पॉसिबल नहीं था। तो हमने ना इनको कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर क्लासीफाई करना स्टार्ट किया। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स? बहुत सिंपल से हैं, जैसे कि एक स्पिन इनका कैरेक्टर है कि ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अप डाउन किस डायरेक्शन में स्पिन करते हैं। फिर इनका मास कैसा है, मास के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, इनको मास मिलता कैसे है। तीसरा चार्ज, मतलब पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, क्या है। और इनका ज़िंदगी कितना बड़ा है, लाइफ टाइम क्या है इनकी, मतलब कि ये कितने टाइम पर डिके होके, ये टूट के दो में बट जाएंगे या फिर किसी दूसरे एलिमेंट्स में टुकड़े टुकड़े में बट जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए जब ये 4 क्लासिफिकेशंस बनाए गए तो उसके बेसिस पर हम लोग को एक ये टेबल मिला कि भाई पूरे के पूरे फंडामेंटल पार्टिकल्स जो भी हैं, इसके 2 पार्ट्स हैं, फर्मियॉन्स और बोसॉन्स। फर्मियॉन्स बेसिकली सभी चीज़ों को मैटर प्रोवाइड करता है। इसका क्या मतलब है कि देखो, जैसे आपके हाथ में कोई भी मैटर हो गया मतलब कोई मुद्दा हो गया, वो वाला मैटर नहीं है ना। कुछ भी ऑब्जेक्ट आप लोग उठा रहे हो, सामने क्या देख रहे हो, लैपटॉप, मोबाइल हाथ में है क्या, साथ में कुछ भी है, टेबल, चेयर, कुछ भी रखी है, ये सब के अंदर कुछ मैटर है। ये मैटर क्या है, देखो ज़रा इस वाले डायग्राम से समझ में आएगा। जैसे ये देखो, टेबल का एक टुकड़ा, ये अपने आप में एक मैटर है। ये किससे मिल के बना है, ये एटम से मिल के बना है। एटम किससे मिल के बना है, ये बना है देखो इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस में आपको क्या क्या मिलता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जब न्यूक्लियस को हमने और एक्सपेंड किया तो यहाँ मिला प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जब इन दोनों को भी हमने एक्सपैंड किया तो मिला हमें क्वार्क्स। ये देख रहे हो किस हिसाब से बना है। तो हमारा फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, क्वार्क है। क्वार्क से ही सब चीज़ें बनी हैं, मतलब कि क्वार्क से ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना है। इलेक्ट्रॉन तो लेप्टॉन का है, वो देखते हैं अभी क्लासिफिकेशन में। तो देखो टोटल फर्मियॉन्स क्या दे रहा है हम लोग को, मैटर दे रहा है। सामने जो भी चीज़ें दिख रही हैं आपको ना, उसका मैटर कहाँ से आ रहा है, उसका मैटर फर्मियॉन्स के आ रहा है। फर्मियॉन्स को 2 पार्ट्स में, क्वार्क्स और लेप्टॉन्स में डिवाइड किया गया। यूँ तो क्वार्क को वैसे 2 पार्ट में और भी तोड़ दिया जाता है। एक को हम लोग बोलते हैं बैरियन और एक को बोलते हैं मेसॉन। तो इन सब के बारे में वैसे देखो पहली बार में हो सकता है इतना नाम ना याद हो, आप लोग को कन्फ्यूजन भी हो, लेकिन बार बार इसको अगर एक बार आप लोग पढ़ लोगे डायग्राम वगैरह बना के तो हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। जैसे बैरियन है, बैरियन क्या है पता है, बैरियन का एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हो प्रोटॉन, जो भी पढ़ रहे थे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन,
ये सब क्या है, ये सब बैरियन है। जैसे कि प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन एक्चुअल में कॉम्बिनेशन ऑफ क्वार्क से मिलके बना है, मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ क्वार्क है। कौन कौन सा क्वार्क इसमें है, जैसे कि देखो क्वार्क के कितने सारे टाइप हैं, अप डाउन, टॉप बॉटम, चार्म स्ट्रेंज। तो जो हमारा प्रोटॉन है वो आपका 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से मिलके बना है। सिमिलरली जो आपका न्यूट्रॉन है वो 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से मिलके बना है। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, क्वार्क का कॉम्बिनेशन ही है, और इसी क्वार्क के अलग अलग कॉम्बिनेशन को हम लोग बैरियन या मेसॉन में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से फर्मियंस में ही एक दूसरा मैटर का जो पार्टिकल है वो होता है लेप्टॉन। लेप्टॉन में क्या होता है कि ऐसा इसमें जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ये हमेशा अपने एंटी पार्टिकल के साथ में आता है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है पता है आपको, पॉजिट्रॉन होता है। सिमिलरली इसमें भी आप 3 ही चीज़ देखोगे, कौन कौन सा, एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, एक मुऑन न्यूट्रिनो और एक टाउ न्यूट्रिनो। और इन सभी के जो काउंटर पार्ट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, मुऑन और टाउ, इन्हीं के न्यूट्रिनो वाले सेगमेंट्स में लेप्टॉन्स में मिल जाता है। तो मतलब कुछ 5-6 टाइप के लेप्टॉन्स है। अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन किन से मिलके बने हैं तो आप बताना लेप्टॉन से मिलके इलेक्ट्रॉन बने हैं। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि हमें जो भी चीज़ें दिख रही हैं प्रत्यक्ष रूप से हम उठा रहे हैं, उनको महसूस कर रहे हैं, वो चीज़ तो हमें समझ में आ गया कि भाई वो कहाँ से मिल रहा है उनको, वो मिल रहा है फर्मियन से। लेकिन हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे फोर्सेज हैं। उन सभी फोर्सेस को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, गेज बोसॉन में और स्केलर बोसॉन में। सबसे पहले हम लोग गेज बोसॉन की बात करते हैं। गेज बोसॉन में 4 टाइप्स के फोर्सेस की बात हम लोग कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले ना एक वीकेस्ट फोर्स की बात करते हैं। वो फोर्स क्या होता है, हम लोग को क्या पता है कि भाई फोर्स क्या है। कोई भी फोर्स लगता है तो उसके पीछे यहाँ पर जो एलिमेंट्री या फिर स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स है वो बोलता है कि हर फोर्स के पीछे ना एक पार्टिकल है आपका, उसी पार्टिकल का काम है फोर्स देना। ठीक है, तो वो यहाँ पर मान लो ग्रेविटी की बात करते हैं हम लोग। तो ग्रेविटी आप लोग को पता ही है, 2 बड़े मासेस एक दूसरे से बिल्कुल एकजुट के काम करते हैं, जैसे अर्थ मून ले लीजिए, या फिर इनफैक्ट आप बिल्कुल छोटे ऑब्जेक्ट भी ले लीजिए, आप अपने आप को कंसिडर करिए और अर्थ को कंसिडर कीजिए, तो आप भी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में अर्थ से चिपक के ही चल रहे हो, है ना। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ग्रेविटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो उन्होंने बोला कि भाई एक पार्टिकल है जिसका नाम है ग्रेविटॉन, वो पार्टिकल इस ग्रेविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हालांकि ग्रेविटॉन को आज तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, ये एक तरीके का इमेजिनरी पार्टिकल है, लेकिन चूंकि इक्वेशंस में फिट करने में बिल्कुल सही बैठ रहा था तो इन्होंने अभी के लिए नाम दे दिया। ऐसे बहुत सारे नाम थे जो पहले नहीं पता थे, अब हम लोग को धीरे धीरे चूंकि नाम पहले से ही पता थे तो अब हम लोग उनको फाइंड कर चुके हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबली देख चुके हैं। तो आगे चल के भविष्य में हम लोग ग्रेविटॉन को भी देख लेंगे। दूसरे नंबर पर इससे हम वीक फोर्स की बात करते हैं, तो एक अपने आप में वीक फोर्स नाम ही है उसका। ये वीक फोर्स एक्चुअल में आता है बोसॉन्स की वजह से। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बोसॉन। और ये वीक फोर्स का एग्जांपल जैसे कि आप बीटा डीके या फिर कोई भी रेडियो एक्टिविटी वगैरह देखते हो तो वो वीक फोर्स का सिंबल होता है। इसके बाद एक इससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, इन्होंने बोला भाई फोटॉन्स जो होते हैं ये फोटॉन्स ही हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो कभी भी जब आप लोग फोटॉन सुनते हो तो उसको आप लोग अपने एलिमेंट्री पार्टिकल वाले टेबल पर कहाँ रखोगे कि ये फोर्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, पहले तो हम लोग को लगता था कि इलेक्ट्रिकल फोर्स अलग है, मैग्नेटिक फोर्स अलग है, लेकिन बाद में कई सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमें समझ में आया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक सिंगल लाइन ऑफ फोर्स है जो कि कभी इलेक्ट्रिक बिहेवियर शो करता है, कभी मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फोटॉन। और सिमिलरली ऐसा चौथा जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, और हम यूँ बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स एग्जिस्ट जो इस वर्ल्ड में करता है वो है। और इससे एसोसिएटेड जो पार्टिकल है उसका नाम है ग्लूऑन्स। ठीक, अब ये ग्लूऑन्स क्या करते हैं, इन्होंने बोला कि देखो जैसे आप न्यूक्लियर एनर्जी देखते हो, भाई कितना खतरनाक एनर्जी है उसके अंदर। तो जो न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जुड़ के रख रहे हैं, या फिर प्रोटॉन जो है वो 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से मिल के बना है, तो इन अप क्वार्क डाउन क्वार्क को आपस में जोड़ के कौन रखता है, कौन सा फोर्स है जो इन सबको एक साथ कॉम्पैक्ट तरीके से एक साथ रखता है। तो फिर समझ में आया कि अच्छा इसके पीछे जो पार्टिकल है वो होगा ग्लूऑन। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। अब यहाँ पर देखना आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया भाई। आप लोगों ने पढ़ा स्टैंडर्ड मॉडल जो कि मैटर देता है, फर्मियंस बोलते हैं उनको। फर्मियंस 2 टाइप के हो सकते हैं,
या तो क्वार्क होगा या तो लेप्टॉन होगा। ठीक, इतना आप लोगों ने पढ़ लिया। हम लोगों ने क्वार्क में ये भी पढ़ा कि भाई हो सकता है मेसॉन की बात कर लें, हो सकता है बैरियन की बात कर लें, ये भी हो सकता है, बट वो टेबल में इस तरीके से डिफाइन नहीं है। फिर हम लोगों ने बोला कि भाई देखो कुछ बोसॉन होते हैं, बोसॉन जो है वो फोर्स कैरियर होते हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने ग्लूऑन पढ़ लिया, फोटॉन पढ़ लिया, जेड बोसॉन, डब्ल्यू बोसॉन पढ़ लिया। यहाँ पर ग्रेविटॉन का नाम इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने उसको देखा नहीं है, तो इसीलिए अभी तक इस टेबल में हमने इंक्लूड नहीं किया। अब हमारा फाइनल बचता है वो है हिग्स बोसॉन। ये हिग्स बोसॉन्स क्या होते हैं? देखो इसको समझने की कोशिश करो। जैसे कि अभी हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, गेज बोसॉन और स्केलर बोसॉन। तो गेज बोसॉन के अंदर तो 4 फोर्सेस पढ़ लिए। स्केलर बोसॉन का ये जो फोर्स है ये ही कहलाता है हिग्स बोसॉन, और स्केलर बोसॉन बोल दीजिए या फिर हिग्स बोसॉन बोल दीजिए, ये सब एक ही पार्टिकल है। लेकिन इसका मुद्दा कहाँ से आया, इसको समझने की कोशिश करना आप लोग। देखो ये पूरा खेल बच्चों इंटरैक्शन का है। इंटरैक्शन का मतलब है जैसे कि मान लो एक ना टॉपर आया एक कमरे में, जिसमें से आप में से बहुत सारे लोग इस कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, और हम लोगों ने आपको बुलाया यहाँ पर इस कमरे में कि आप सब लोग बैठिए और यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया टॉपर आएगा, वो टॉपर आप लोग से बातचीत करेगा। ठीक है, हम लोगों ने बोला लेकिन देखो ये जो टॉपर है ये अपने सारे सब्जेक्ट्स भूल गया है, बस इसको PSIR याद है, बस अपना ऑप्शनल याद है और कुछ भी नहीं याद है। तो हो सकता है कि आप में से कुछ ही लोग हैं जो कि PSIR ऑप्शनल रखते हैं, यही लोग इससे इंटरेक्ट करेंगे बस, क्योंकि बाकी लोग को तो जनरल बात करनी थी या फिर कुछ अपने ऑप्शनल के बारे में बात करना होगा, सबका अलग अलग होगा। लेकिन अगर मान लीजिए हम एक ऐसा टॉपर यहाँ पर रख दें जो आपको एथिक्स के बारे में बताना स्टार्ट कर दे या फिर साइंस के बारे में बताना स्टार्ट कर दे, तो फिर आप सब ने एथिक्स पढ़ना है, सब ने साइंस पढ़ना है, तो आप सब लोग इससे ज़्यादा इंटरेक्ट करोगे, है कि नहीं? तो आप सभी लोग इससे इंटरेक्ट कर सकते हो। तो कौन किससे कितना इंटरेक्ट करता है, इसी का डिफिनीशन देता है हिग्स बोसॉन। एक्चुअल में क्या हुआ कि जब हम लोग ऐसे सुनते ना कि देखो भाई प्रोटॉन का इतना मास है, इलेक्ट्रॉन का इतना मास है, न्यूट्रॉन का इतना मास है, इन सबको जोड़ते हैं और जोड़ के एक इक्वेशन बनाते हैं। इतना इजी नहीं है, इक्वेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट इक्वेशन है, मैं आपको इन जनरल बता रहा हूँ। तो ना एक प्रॉब्लम आती थी कि ये अगर हम लोगों ने इनके मासेस को अगर ज़ीरो नहीं माना तब तक इसका इक्वेशन सही नहीं बैठता था। मतलब अगर प्रोटॉन का मास 0, इलेक्ट्रॉन का मास 0, न्यूट्रॉन का मास 0, इक्वेशन में जब तक हम इनके मासेस को 0 ना कर दें तब तक ये इक्वेशन का रिजल्ट सही नहीं आता था। तो ये तो बहुत कन्फ्यूज़न हो गया। हम लोग को पता है कि भाई प्रोटॉन का अपना मास होता है, तब जाके हिग्स बोसॉन जो एक अलग से पार्टिकल निकल कर आया, उसका ये काम बताया गया कि देखो हिग्स बोसॉन जो है उसी का काम है कि ये मास प्रोवाइड करता है किसी को, और उसका मास डिफाइन कैसे होगा? इंटरैक्शन से। तो इसका मतलब है देखो, अब यहाँ पर मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा था इसका क्या मतलब है, PSIR, एथिक्स, ये सब क्या है? ये एक तरीके के हिग्स बोसॉन है। ठीक है, आप लोग अभी तक बिल्कुल बुद्धू थे, आपको PSIR के बारे में कुछ भी नहीं पता था, एथिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जब आप लोगों ने इन टॉपर से मुलाकात की ना तो आपका दिमाग खुल गया। तो मतलब जो इनके पास दिमाग है, जो इनके पास नॉलेज है, वो नॉलेज क्या है? वो नॉलेज है हिग्स बोसॉन। और आप लोग बिल्कुल खाली थे, लेकिन इनसे बात करके ना आपको भी PSIR समझ में आ गया, आपको भी एथिक्स समझ में आ गया, तो आप भी नॉलेजेबल हो गए। और ये जो नॉलेज है ना, इसको आप ऐसा रिप्रेजेंट करो कि भाई ये ना फील्ड है अपना, इस फील्ड में अगर हम लोग आ गए तो भाई हम लोग भी तर जाएंगे, हमारा दिमाग भी बढ़िया हो जाएगा, मतलब हमारे पास भी मास आ जाएगा। तो ऐसा ही समझो कि ये जो प्रोटॉन है ना, इसका मास 0 ही है, लेकिन जैसे ही ये हिग्स फील्ड में आएगा, हिग्स बोसॉन के साथ इंटरैक्ट करेगा, इसका अपना मास जो भी है वो बन जाएगा। कितना इंटरैक्ट करेगा वो ही इसका मास डिफाइन करेगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का अपना कोई मास नहीं है, लेकिन जैसे ही वो हिग्स फील्ड के साथ इंटरैक्ट करेगा उसका एक मास डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो हिग्स बोसॉन जो है वो क्या देता है? इन लोगों को मास प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्या देता है? मास प्रोवाइड करता है। जरा ये वाला क्वेश्चन लगाना एक बार, इतना ही पढ़ने के बाद। 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हम लोगों ने हाल फिलहाल में हिग्स बोसॉन पार्टिकल को अब डिटेक्ट कर लिया है, उसका इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहला
कि ये हमें अब ये समझाने की बात कर रहा है कि एलिमेंट्री पार्टिकल के पास मास है कि नहीं और क्यों है, ये डिफाइन हुआ है। तो बताओ ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं? अगर मैं आपको इतने डिटेल में नहीं पढ़ाता तो ये समझ में आता नहीं। ये देखो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इट विल इनेबल अस इन द नियर फ्यूचर, जिसमें कि हम लोग कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे होंगे जिससे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो भी फिजिकल स्पेस है उसकी ज़रूरत मतलब ही नहीं पड़ेगी, विदाउट ट्रैवर्सिंग द फिजिकल स्पेस। तो देखो ऐसा कुछ हमने बात तो किया नहीं है और शायद ये पॉसिबल भी नहीं है, हिग्स बोसोन का ये काम नहीं है ना। तीसरा, ये हमें बेटर फ्यूल्स बनाने में मदद करेगा न्यूक्लियर फिजन के लिए। देखो बेटर फ्यूल्स भी कैसे बनाने में मदद करेगा, ये सिर्फ आपको इतना समझा रहा है कि किसी भी पार्टिकल के पास मास कैसे आता है, दैट्स इट। तो ये स्टेटमेंट भी नहीं सही है। इसीलिए यूपीएससी का ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिसमें कि सिर्फ वन ऑनली साइंस एंड टेक में ऐसे क्वेश्चंस बहुत रेयर मिलते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये प्रेजेंट किया है। ये एक हिस्सा है। तब आपको समझ में आएगा कि हिग्स बोसोन पार्टिकल जो है, जिसको हम लोग द गॉड पार्टिकल बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं, मतलब क्या है वो चीज़, क्यों बोलते हैं। देखो क्यों बोलने के पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। एक किताब पब्लिश हुई थी, उस किताब में हिग्स बोसोन को द गॉड पार्टिकल के नाम से लिखा गया था और मीडिया ने इसको काफ़ी फेमस कर दिया था, तो उसी दिन से इसका नाम हिग्स बोसोन भी पड़ गया, सॉरी द गॉड पार्टिकल भी पड़ गया। तो एक हम लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूशन क्या समझा इनका, हम लोगों ने समझा कि ये हिग्स बोसोन जो है वो नाम क्या है, गॉड पार्टिकल क्या है, ठीक है। दूसरा अब हम लोग समझते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है एक बार समझने की कोशिश करना। देखो जब भी कोई भी स्टेट ऑफ मैटर की हम लोग बात करते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर कितने होते हैं आप लोग को पता है? कितने होते हैं भाई? आप लोग बोलोगे, कोई 3 बोलेगा, कोई 4 बोलेगा, टोटल 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस, ये तो सबने बचपन से पढ़ा ही है, एक प्लाज्मा होता है ना। चार्ज्ड पार्टिकल को, एक ग्रुप ऑफ चार्ज पार्टिकल को हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। जैसे कि जब भी आग जलती है तो आग के ऊपर देखते हो कुछ ऐसे ऐसे वेवी स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, वो प्लाज्मा होते हैं। साथ ही साथ एक अपना जो अगला जो पार्टिकल है उसको हम लोग बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है, जरा इसको समझ लेते हैं और ऐसा होता क्यों है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जिसको कि हम लोग बहुत ही कम टेम्परेचर पर अचीव करते हैं। आप बोलो कि जब हम लोग एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर आ जाते हैं ना, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर कितने को बोलते हैं? 0 केल्विन को, या फिर -273 डिग्री सेल्सियस पर जब अगर हम पहुंच जाते हैं तब हम एब्सोल्यूट ज़ीरो को अचीव करते हैं। तो जितने भी सुपर कंडक्टिविटी और ये सारी बातें जो हम लोग देखते हैं वो किसके अंदर आता है? ये इसी में आता है, इसी एब्सोल्यूट ज़ीरो पर अचीव होता है। तो आखिरकार चेंजेस क्या हुआ? जैसे कि मान लो कि हम लोग फ्रिज में कोई भी चीज़ रखते हैं और एकदम से वो ठंडा होने लगा। सिमिलरली समझ लो कि ऐसे जब हम लोग एटम्स को बहुत ठंडा करते हैं तो जो अभी तक ये एटम दूर दूर मस्त इधर उधर घूम रहे थे, ये ना कंडेंस होने लगते हैं, एक दूसरे के पास आने लगते हैं, और एक ऐसा टाइम आता है कि दे फ्यूजेस इनटू वन सिंगल थिंग। अगर हम लोग उसको माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते भी हैं ना तो हम लोग को ब्लरी एजेस दिखते हैं, बस उसमें से हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि भाई देखो गिन लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 एटम का क्लस्टर यहाँ पर बैठा है, नहीं कर पाएंगे। ये 7 के सातों एटम एक हो जाएंगे, और जब ये स्टेट अचीव होता है इसी को हम लोग बोलते हैं आपका 5वां स्टेट ऑफ मैटर, जिसको हम लोग बोसोन स्टेट भी बोलते हैं या फिर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई। प्लैंक्स लॉ भी डिराइव किया था इन्होंने। प्लैंक एक्चुअल में क्या बताता है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है? आप लोगों को समझ में आता होगा कि देखो ब्लैक बॉडी या फिर किसी भी काले रंग के, मान लो एक गोला लिया आपने, स्फेयर लिया, और काले रंग के इस स्फेयर को आप लोग गर्म करने लगे। जैसे ये गर्म होगा ये लाल रंग में आ जाएगा, फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि ये येलो रंग आ गया, फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि पहले ऑरेंज आएगा, फिर येलो आएगा, फिर ऐसे करते करते ब्लू कलर आएगा, फिर ऐसे वॉयलेट कलर आएगा, और वापस से ये ब्लैक कलर में, और इसके बाद के कुछ कलर्स ऐसे होंगे जो शायद विजिबल स्पेक्ट्रम में दिखेंगे भी नहीं, बट कलर चेंज हो रहे होंगे, तो वो हम लोग परसीव भी नहीं कर सकते। तो एक्चुअल में ये जो प्लैंक्स लॉ था ना, ये थ्योरी में था, डेरिवेशन इसका आया नहीं था, डेरिवेशन करेक्ट नहीं था, तो सत्येंद्र नाथ बोस जी ने इसका डेरिवेशन प्रॉपर से किया था, ठीक है। एक आता है बोस हबर्ड मॉडल, ये भी अल्ट्रा कोल्ड एटम्स के बिहेवियर की ही बात करता है, और गॉड पार्टिकल्स हमने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया। एस एन बोस जी को
पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा आपको पता है? जरा कमेंट सेक्शन में बताना। तो फिर इसके बाद इनको नेशनल प्रोफेसर का दर्जा दिया गया। नेशनल प्रोफेसर स्कॉलर्स के लिए सबसे बड़ा ऑनर है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनके लिए विश्व परिचय नाम से एक पूरी बुक लिखी थी साइंस पे। ये राज्यसभा के मेंबर रहे थे 6 साल के लिए, 1952 से 58 तक, और इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ भी मिला है। हमने देखा ही कि अभी जहाँ पर ये 5 दिन में ये कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था, ये एक्चुअल में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में आता है। इन्हीं के नाम पर है, इन्हीं के वर्क और ऑनर के लिए हमने ऐसा सब किया है। ठीक है, तो ये पूरा हमने आर्टिकल समझा। आपको अगर ऐसा ही और भी बेसिक चीज़ें समझनी होती है, कुछ भी कन्फ्यूजन होता है, और बहुत ही जल्द मैं कुछ ऐसे आर्टिकल्स भी पब्लिश करने वाला हूँ इस टेलीग्राम चैनल पर, जो कि इस बार की यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए भी, और प्लस साइंस में कोई भी कन्फ्यूज़न हो ना, तो आप आराम से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके मेरे से जुड़ सकते हो। जो भी आपके मन में सवाल है वो सारे पूछ सकते हो, तो अपने तक रखने की ज़रूरत नहीं है, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगला आर्टिकल हमारा एंशिएंट डीएनए स्टडीज़ थ्रू जेनोमिक टेक्निक्स, इससे ऊपर है। बहुत ही सिंपल सा छोटा सा आर्टिकल है। हम लोग एडवांस जेनोमिक टेक्निक्स की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पैन जीनोम के बारे में बात किया था शायद। पैन जीनोम सीक्वेंस, ये सब क्या है? या फिर ट्रांसक्रिप्टोम एक वर्ड होता है, ये आप लोगों को पता है ट्रांसक्रिप्टोम क्या होता है? जिस हिसाब से जीनोम का क्या मतलब है? जीनोम का मतलब होता है कि देखो, अगर हमारे पास क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम हो गया, इस क्रोमोसोम को हमने खोलना स्टार्ट किया तो हमें क्या मिला? एक पतला सा धागा जो कि किसी एक चीज़ पर लिपट लिपट के सामने आ रहा था। ठीक है, ऐसे ऐसे हमने कहा कि अच्छा ये क्या है यार, इसको और ओपन करते हैं। इसको और ओपन किया तो पता चला अच्छा ये एक धागा नहीं है एक्चुअल में, ये इसका 2 ऐसे निकल रहे, डबल स्ट्रैंडेड है। और फिर हम लोगों ने देखा कि वो ट्विस्टेड भी है आपस में, और हमने देखा कि इनके बीच में कुछ अलग अलग यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस पेयर्स भी हैं। ठीक है, तो अब जरा देखना यहाँ पर, ये है हमारा क्या? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम से ये जो पतला सा धागा निकल के यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड मिला, ये हमें बताया डीएनए है। ये जिसके ऊपर ऐसे लिपट लिपट के जा रहा था उसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। और जीन क्या होती है फिर? देखो, जीन हमेशा कैरेक्टरिस्टिक को बताती है, वो पहनने वाला जीन्स नहीं, ये वाला जीन बोल रहा हूँ। तो ये जीन जो है, ये जीन क्या है? कलेक्शन या सीक्वेंस ऑफ डीएनए। मान लो यहाँ से यहाँ तक का जो डीएनए है वो बता रहा है कि भाई आपका आंखों का कलर नीला है या फिर भूरा है या फिर काला है, वो सब इसी दौर में पता चल जाएगा। तो ये जो एक सीक्वेंस है ये हमारे लिए जीन का काम करेगा। टोटल अगर हम ऐसे नाइट्रोजन बेस पेयर काउंट करने लगे तो हमें पता चला कि भाई टोटल ऐसे 3.3 बिलियंस ऑफ बेस पेयर्स हमारे पास हर सेल के अंदर, न्यूक्लियस में। ये क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर में। तो हर सेल के न्यूक्लियस में ये है, और अगर इस धागे को हमने पूरा एक स्ट्रेच में बना दिया तो ये धागा खुलने के बाद पूरा 200 सेंटीमीटर के आसपास का बन जाता है, इतना बड़ा है। तो हम लोग इसको सीक्वेंस करने लगे कि भाई इसमें जो सीक्वेंस हम लोग ये बोल रहे थे ना, ये आपका बेस पेयर्स जो है, ये बेस पेयर्स एक्चुअल में नाइट्रोजन फॉस्फोरस बेस पेयर्स है। इसका हम लोगों ने नोमेनक्लेचर पढ़ा था पहले बहुत सारे क्लासेस में, ATCG, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन। ये ATCG जैसे कि बाइनरी लैंग्वेज में 1011 ऐसा कुछ लिखते हैं ना, केवल 0 और 1 में, समझ लो इसमें 4 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो ये ATCG ऐसे कुछ भी करके लिखता रहेगा। तो फिर हम लोग उसमें बता पाएंगे कि भाई देखो, यहाँ से यहाँ तक का जो सेगमेंट है वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये इस कैरेक्टर को बताता है। तो ये है पूरा जीनोम सीक्वेंसिंग, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया था, वैसे तो देखो USA का जो प्रोजेक्ट है वो 1990 से स्टार्ट हुआ था और 2003 में ख़त्म भी हो गया था। महज 13 साल में उन्होंने इस पूरे 3.3 बिलियन सीक्वेंसेस को नोट डाउन कर लिया है। इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग। इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रन कर रहे हैं जहाँ पर हम लोग 10-10 हज़ार लोगों को एक साथ उठा के इनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की बात कर रहे हैं, है ना। इंडिजन ऐसे करके कुछ इंडिजन सीक्वेंसिंग ऐसे करके बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, है ना। तो अब जो ये जीनोम टेक्निक था, इसमें क्या हुआ कि हम लोगों को एंशिएंट डीएनए का मिलना स्टार्ट हुआ। एंशिएंट डीएनए कैसे मिल सकते हैं? जो भी मान लो कि हड़प्पा की खुदाई हुई या फिर कहीं से भी कुछ भी मिल रहा है, अगर आप उनके बेसिक एलिमेंट्स पर देखोगे तो देखो, आपको पता है कि हर टाइम पर हमारे बॉडी से बहुत सारे डेड सेल्स निकल के बाहर चले जाते हैं। मिलियंस ऑफ सेल्स हम लोग अभी ड्राई कर रहे होंगे तुरंत के तुरंत इस क्षण में।
वो एटमॉस्फेयर में यूं ही खो जाते हैं, पता नहीं चलता। इसीलिए फॉरेंसिक लैब वाले जब पहुँचते हैं ना, तो हर जगह के इतने सारे उन लोग को वो मिलते हैं, डीएनएज मिलते हैं, डीएनए कलेक्ट करने के लिए कि कहीं से भी कोई भी सेल उनको बहुत ईजिली मिल सकता है। तो इसीलिए एंशियंट टाइम में जो भी हम लोग ऐसा बोल रहे थे, जैसे कि बर्च है, बर्च का पेड़ होता है, उसके पिच होते हैं। पिच मतलब कि एक ब्लैक कलर का ऐसा मटेरियल होता है, उसको ये लोग तीर धनुष बनाने के कुछ में काम में लेके आते थे, एरो हेड्स और टूल्स वगैरह बनाने में। तो इसको दांत से ये लोग तोड़ते थे, दांत से खींचते थे या जो भी करते थे। तो इन सब जगहों पर जब हमें ये पुरानी पुरानी चीज़ें पता चली ना, तो यहाँ से इनके कुछ डीएनए या फिर सेल्स निकले, जिससे कि हम लोगों ने डीएनए एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट किया। हम अब ये ट्रेस कर पाते हैं कि भाई देखो, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि आज के टाइम के नहीं हैं, बहुत पहले से चल रहे हैं। जैसे कि डाउन सिंड्रोम, जैसे कि क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सब जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, जेनेटिक डिसीज़ हैं। जैसे टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि आपका, जैसे जो भी महिलाएं होती हैं उनमें सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, पेयर में होता है। तो एक पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम होता है, मतलब एक्स एक्स होता है, लेकिन उनका एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट हो जाता है, टर्नर सिंड्रोम है। क्लेनफेल्टर सिंड्रोम या डाउन सिंड्रोम की हम लोग बात करते हैं, जिसमें कि एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। तो एक्स क्रोमोसोम हमेशा महिलाओं को या फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी बच्चा कभी पैदा होता है, हम लोग देख सकते हैं कि उसके बड़े होने के साथ साथ, क्लेनफेल्टर की बात कर रहा हूँ, क्लेनफेल्टर्स में उसका हो सकता है ब्रेस्ट डेवलप हो जाए, अगर वो लड़का है तो भी, मतलब कि XY क्रोमोसोम के साथ एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाएगा सेक्स क्रोमोसोम में उसके, तो ब्रेस्ट डेवलप होने लगे। हो सकता है कि उसकी आवाज़ कुछ उस तरीके से हो। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसको, है ना। तो उसको बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि ऐसे ही क्रोमोसोम 21 है, उसमें कुछ मिस हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि ब्रेन का विकास नहीं हो पाता है, तो ये अपना प्रॉब्लम चलता है। तो ऐसे कुछ कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, और ये समझ में आया कि ये सारे के सारे जो हैं वो एंशिएंट डीएनए में भी पाए गए हैं, हज़ारों सालों से चले आ रहे हैं हमारे साथ, है ना। तो इस तरीके से अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम लोग देख पाएंगे कि भाई पूरा डिसीज़ का क्या मतलब कैसे ट्रेस कर पा रहे हैं हम लोग, पूरी हमारी एंसेस्ट्री पता चल जाएगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कि हम लोग जेनेटिक जीनियोलॉजी बोलते हैं, जिसको ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकेंगे हम लोग। यहाँ पर देख लो, जो भी डिसीजेज़ हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, सिंगल जीन डिसऑर्डर, पॉलीजेनिक, माइटोकॉन्ड्रियल, सोमैटिक सेल, ये सारे प्रॉब्लम्स हम लोग सही से अच्छे से पकड़ पाएंगे। अब आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। RPP 2.0 अब स्टार्ट हो चुका है, कुछ दिन भी हो गए हैं, लेकिन अभी ज़्यादा दिन हुए नहीं हैं। तो आप लोग बेशक इसको बहुत तेज़ी से स्टार्ट कर सकते हो। रिगरस प्रैक्टिस की बात होती है इसमें, डेली बेसिस पर 40 GS के क्वेश्चंस और 20 क्वेश्चन CSAT के सॉल्व करते हो, और इसके थ्रू आप कम से कम ऐसे 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन तो आप अपने GS के लगा लेते हो। सिमिलरली 1000-1500 क्वेश्चन आप अपने CSAT के लगा देते हो। फुल लेंथ टेस्ट है। इसके अलावा CSAT का पूरा कंप्लीट मॉड्यूल है। जो उड़ान बुकलेट्स आई हैं ना, उनकी हार्ड कॉपीज़ भी मिल रही हैं आपको ऑनलाइन ऑफलाइन किसी में भी ज्वाइन करने पर। साथ ही साथ अगर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के साथ साथ अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हो, जो कि मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग करोगे, बहुत सारे लोग, आप सभी लोगों को फ्री एक्सेस मिलेगा सृजन प्रोग्राम में, सृजन मेंस में। एक मेंस गाइडेंस प्रोग्राम है जिसमें इसी तरीके से डेली बेसिस पर हम लोग आपके क्वेश्चंस को देंगे, क्वेश्चंस को इवैल्यूएट करेंगे, मेंटोर्स अलग से असाइन कर देंगे आपको। जो भी तकलीफ आती है वो पूरा लोड हमारे ऊपर रहेगा। तो ये आप करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, लखनऊ में ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हो या फिर ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में अवेलेबल है। अगला आर्टिकल हमारा क्वांटम क्रिटिकल पॉइंट्स मॉडल से रिलेटेड है। अब ये ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक है, बस हमें इतना पता होना चाहिए क्वांटम क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, ठीक है। इनके बहुत टेक्निकलिटी में नहीं जाते क्योंकि यूपीएससी इतना डिटेल में नहीं पूछता है कभी भी। आपके लिए ना क्रिटिकल पॉइंट्स बहुत ही कॉमन वर्ड है। क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्रिटिकल पॉइंट्स आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, जैसे कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो जा रहा है। आखिर वो एक ऐसा क्रिटिकल पॉइंट कहाँ है जो कि वो वाटर से वेपर में चेंज हो जा रहा है? कहीं तो कुछ होगा ना। सिमिलरली ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं आपको, जैसे कि हम लोग सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स की खासियत क्या है कि वो पहले इंसुलेटर होते हैं, फिर धीरे धीरे कंडक्टर बन जाते हैं। लेकिन ये इंसुलेटर से कंडक्टर जब बन रहे हैं तो वो बेसिक पॉइंट कौन सा है? और इसी के तहत एक पूरा ये एक्सपेरिमेंट हुआ है क्वांटम क्रिटिकल पॉइंट मॉडल को लेके। ये PIB का न्यूज़ है, वैसे PIB में पब्लिश हुआ था। उसमें भी इतनी टेक्निकलिटी नहीं थी, उतना डिटेल भी नहीं था। कुछ रिसर्च पेपर पढ़े मैंने तो मुझे लगा कि बहुत टेक्निकल सा है, तो उसको उतना दिखाने समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब सिंपली समझो। तो एक्चुअल में हुआ ना कि साइंटिस्ट लोगों के पास एक नया मटेरियल मिला, वेनेडियम ऑक्साइड। अभी तक इस पर कभी भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए थे। वेनेडियम ऑक्साइड के मदद से इन लोगों ने समझा कि ये कभी कभी इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है और कभी कभी ये
कंडक्टर जैसा बिहेव करने लगता है। तो आखिरकार वो क्रिटिकल पॉइंट कहाँ है जहाँ पर ये स्विच होता है, इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं, क्या क्या क्वांटम लेवल पर चेंजेस आते हैं, उन सब को समझने के लिए ये क्वांटम क्रिटिकल पॉइंट्स का एक नया मॉडल निकल गया। ठीक है, अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे आपका क्वांटम मैकेनिक्स बहुत अच्छा सा समझ में आ जाएगा, या फिर इससे आप लोग को क्वांटम इंटेंगलमेंट की थ्योरी बहुत अच्छे समझ में आएगी, मतलब इस क्वांटम क्रिटिकल पॉइंट मॉडल से। तो क्वांटम इंटेंगलमेंट जो मैं बोल रहा हूँ ये क्या चीज़ है, तो इसको समझने के लिए आप ऐसा समझिए कि मान लीजिए कि आप अपने महिला मित्र के साथ कहीं बाहर घूमने गए और आपकी महिला मित्र का ये कहना था कि भाई कुछ सामान खाने पीने का पैक करा लेते हैं। तो आपने बोला कि नहीं, मुझे क्या खाना है, मुझे खाना है भाई बर्गर। और आपकी महिला मित्र ने क्या बोला, उनको क्या खाना है, उनको खाना है पिज़्ज़ा। उन्होंने बोला ठीक है, एक जगह चलते हैं और अलग अलग बैग में पैक करा लेते हैं। ये आप लोगों ने पैक करा लिया। ये पिज़्ज़ा लेके आपकी महिला मित्र जो हैं वो अपने घर को चली गई और आप बर्गर लेके अपने घर पर आ गए। साथ में खाने का माहौल नहीं था वहाँ पर, ऐसा समझ लो। ठीक है गड़बड़ कर दिया मैंने, लग रहा है एग्जाम्पल ही गलत हो गया, कोई बात नहीं है। लेकिन आप बर्गर और पिज़्ज़ा लेके अपने घर पर आके अकेले ही खाओगे, तभी क्वांटम इंटेंगलमेंट समझ में आएगा। तो फिर अब सोचो कि ये मान लो कोई भी पर्सन ए है और ये पर्सन बी है। तो पर्सन ए जब अपने घर में पहुंचा, और एक्चुअल में क्या हुआ ना कि जब ये आपको दो बैग्स मिले तो ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल थे, आपको समझ भी नहीं आया। और बीच में आप लोगों ने फ़ोन पे बातचीत भी किया ऐसा कि यार पता नहीं किसके पास क्या आ गया है, चलो जो भी मिलेगा खा लेंगे, है ना। तो ये संतुष्टि के साथ आप घर गए और आपने जब अपना बैग ओपन किया, ये बैग जो आपने उस शॉप से उठाया था जिसमें बर्गर होगा या पिज़्ज़ा होगा, आपने देखा कि अरे वाह फॉर्चुनेटली मेरे पास बर्गर है। तो इसका क्या मतलब है, आपने समझ लिया कि भाई आराम से जो हमारी महिला मित्र हैं उनके पास क्या पहुंच गया होगा, पिज़्ज़ा पहुंच गया होगा। ये इंस्टेंट नहीं हो गया, आपने ना फ़ोन किया ना बातचीत की, बस ये कैसे पता चल गया, क्योंकि ये जो दो थैले आप लेके आए थे ये दोनों आपस में इस तरीके से कनेक्टेड थे, जो कि इसकी इन्फॉर्मेशन आप एक प्लेनेट पे और आपकी महिला मित्र किसी दूसरे प्लेनेट पर या किसी दूसरे ब्रह्मांड में जाके भी बैठ जाए ना, तो भी अगर अपना अपना डिब्बा वहाँ पर खोला जाएगा तो पता चल जाएगा। और सिमिलरली आपकी महिला मित्र को भी यही पता चल जाएगा कि उनके बैग में क्या निकला, भाई पिज़्ज़ा निकला, वेरी गुड यार, पिज़्ज़ा निकला मतलब आपको बर्गर मिल गया होगा, है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज़ नहीं हो गया। तो ये क्वेश्चन मार्क लगाता है रिलेटिविटी की थ्योरी पर कि सर ये कैसे हो गया। लेकिन यही है क्वांटम इंटेंगलमेंट, मतलब कि जो भी क्वांटम, या फिर हम लोग बोलते हैं कि जो कि एक पार्टिकल है या फिर किसी कभी भी दो पार्टिकल्स आपस में अगर एक बार इंटेंगल्ड हो गए तो इनके बीच कुछ ऐसा रिलेशन बन जाता है जो कि हम इनको कितना भी डिस्टेंट अपार्ट कर दें, ये एक दूसरे से किसी न किसी फॉर्म में कनेक्टेड रहते हैं। जैसे कि मान लो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि ये वाला जो पार्टिकल है इसका आदत है अप स्पिन करने का, तो जो इसका इंटेंगल्ड पार्टिकल होगा उसका आदत होगा डाउन स्पिन करने का। तो अब इन दोनों को कितना भी डिस्टेंस अपार्ट कर दो या फिर इनके बीच का रिलेशन ऐसा होगा कि जो भी ए होगा उसका उल्टा बी हो जाएगा। तो फिर इसके लिए मान लो इसको भेज देते हैं ब्रह्मांड में हम लोग सन के पास में, या आदित्य L1 मिशन पर डाल देते हैं इसको, और इसको भेज देते हैं हम नेपच्यून प्लैनेट पर। तो नेपच्यून प्लैनेट पर और ये आदित्य L1 मिशन पर बैठा हुआ है, लेकिन अगर हमने देखा कि इस ए पार्टिकल को अगर ये गलती से अप स्पिन शो कर रहा है तो इसका मतलब है बी पार्टिकल 100% डाउन स्पिन शो कर रहा होगा। एंड सेम गोज विथ नेपट्यून पर, ये जो बी पार्टिकल है ये डाउन स्पिन शो कर रहा है, इसका मतलब ए जो है वो अप स्पिन शो कर रहा होगा। तो ये है पूरा क्वांटम इंटेंगलमेंट। इसके लिए ना कम्युनिकेशन में बहुत ही तगड़ा यूज़ कर सकते हैं। चाइना ने इनफैक्ट यूज़ करना स्टार्ट भी कर दिया। डेटा ट्रांसफ़र कितना ईजी हो जाएगा, सोचो बाइनरी तो भेजना है 0101 करके, तो आप सोचो अप स्पिन डाउन स्पिन से कितनी चीज़ें आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, कितना। अगर दो आप इंटेंगल्ड पार्टिकल ले लो, इंटेंगल्ड पार्टिकल करने के बाद एक को सैटेलाइट में लगा दो, एक को अपने अर्थ पर रख दो, चाइना ने यही किया है, और उनके बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किसी तरह किसी साइंस में कर सकते हो। तो ये है क्वांटम इंटेंगलमेंट। इसको समझना और भी आसान हो जाएगा क्योंकि अब हमारे पास क्वांटम क्रिटिकल पॉइंट मॉडल और अच्छे से आ गया है। ठीक है, ओके। अब हमारा अगला आर्टिकल जो है वो है पोलराइजेशन वाया मैग्नेटिक ऑर्डरिंग। एक बस ऐसा ही समझ लो कि MnBi2s4 ये एक मिनरल इन लोग को मिल गया है। ये क्या है पता है, ये है मल्टीफेरोइक या फिर मल्टीफेरोइज्म शो करता है। बस आपको इस आर्टिकल से इतना ही समझना है कि ये मल्टीफेरोइक का मतलब क्या है। उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये भाई फेरोइक्स क्या होते हैं। फेरोइक्स क्या होते हैं, फेरोइक्स समझो 3 हिस्से में आप इसको समझ सकते हो।
कौन कौन सा हिस्से हैं? सबसे पहला हिस्सा है जो कि बोलता है फेरोमैग्नेटिक। अरे वाह, ये तो सर हमने सुना है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। फेरोमैग्नेटिक का मतलब पता है, लेकिन अगर मैं डिफाइन करने के लिए बोल दूं तो फेरोमैग्नेटिज्म क्या होती है, फेरोमैग्नेटिक क्या होती है? सिमिलरली एक तरीके का एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फेरो इलेक्ट्रिक, और एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फेरो इलास्टिक। ये तीनों ही पार्टिकल फेरोइक शो करते हैं, फेरोइक्स या फिर फेरोइज्म शो करते हैं। फेरोमैग्नेटिक का क्या मतलब है कि अगर हमने किसी एक पार्टिकल पर, मटेरियल पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो वो मैग्नेटिज्म शो करेगा। ध्यान से सुनना, अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो करेगा। ये क्या कहलाएगा? फेरोमैग्नेट। कौन कौन से आर्ट ऐसे हो सकते हैं? आप कहोगे सर आयरन तो हमने बचपन से देखा है, चुंबक मस्त चिपक जाता है उससे। कोबाल्ट हो सकता है, निकल हो सकता है, लेकिन क्या एल्यूमिनियम हो सकता है? नहीं, एल्यूमिनियम जो है उसको हम लोग पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, बहुत ही हल्का हल्का। इसके बीच का डिफरेंस भी चलो मैं समझा देता हूँ आप लोग को, लेकिन फिर एक बार इसको भी समझते हैं। फेरो इलेक्ट्रिक क्या होता है? फेरो इलेक्ट्रिक अगर उसी सब्सटेंस पर या किसी दूसरे सब्सटेंस पर एक ऐसा मटेरियल है, अगर हम लोगों ने इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो उस पार्टिकल के अंदर में इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है? अगर किसी भी एटम पर मान लो रैंडमली प्लस माइनस ऐसा कुछ है, लेकिन अगर आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो इसका एक साइड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, एक साइड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये क्या है? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इसको क्या बोलेंगे? फेरो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है ये। एक होता है फेरो इलास्टिक प्रॉपर्टी। ये क्या बोलता है कि अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस या प्रेशर डाला, मतलब ये दिमागी प्रेशर या स्ट्रेस की बात नहीं हो रही है, दम लगाने की बात हो रही है, उस पर हमने उसको स्क्वीज करने की कोशिश की, तो वो क्या करेगा? डिफॉर्म हो जाएगा। आप बोलोगे तो सर कुछ भी च्युइंगम ले लो आप, फेरो इलास्टिक है, च्युइंगम को दबाएंगे वो खराब हो जाएगा। नहीं, इन तीनों में एक कंडीशन है कि जैसे ही आपने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और यहाँ पर आपने प्रेशर या स्ट्रेस अप्लाई किया, आप जैसे ही इनको हटाते हो ये वापस से अपने उसी शेप में आ जाते हैं जैसे वो पहले थे। ठीक है, तब जाके ये फेरोमैग्नेटिक, फेरो इलेक्ट्रिक और फेरो इलास्टिक कहलाएंगे, नहीं तो नहीं कहलाएंगे। अब मल्टी फेरोइक का क्या मतलब है? ये जो MnBi2s4 आया है ना, ये मल्टी फेरोइक मटेरियल है, और ये पूरे दुनिया का पहला मल्टी फेरोइक मटेरियल हमें मिला है आज तक, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ फेरोइक पढ़ते थे, मल्टी फेरोइक नहीं पढ़ते थे। मल्टी फेरोइक का क्या मतलब है? मोर देन वन प्रॉपर्टी। मतलब कि हो सकता है कि कोई भी पार्टिकल फेरोमैग्नेटिज्म शो करे, कोई पार्टिकल फेरो इलेक्ट्रिक शो करे, या फिर कोई फेरो इलास्टिक शो करे, और हो सकता है इनके बीच में आपस में भी कर ले। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करें और उसके अंदर में इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो जाए। ये बात समझ रहे हो? कितनी कितनी अजीब बात है ये, कि हम किसी पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें और उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो जाए। ये बहुत ही अंतर है, बहुत ही ज़्यादा अंतर। तो ये पहली बार मिला है, इसीलिए अब ये लोग एकदम उछल कूद करने लगे हैं कि भाई MnBi2s4 रिवॉल्यूशन लेके आएगा, जितना भी आप मेमोरी कार्ड वगैरह यूज़ करते हो इसमें एकदम से रिवॉल्यूशन लेके आ जाएंगे। तो इसको हम लोग सेंट्रोसिमेट्रिक बोल रहे हैं। इनका एप्लीकेशन देख लो, क्योंकि वही क्वेश्चन अपना बनने वाला है। ये सब तो बहुत ही टेक्निकल है, इन सबको मत पढ़ना आप लोग। हाँ, एप्लीकेशन में देखना कि एनर्जी एफिशिएंट होगा, स्पिन मैनिपुलेशन बहुत अच्छे से कर पाएगा, जितना भी स्पिनट्रॉनिक्स होता है, स्पिनट्रॉनिक्स बोले तो जैसे हार्ड ड्राइव में देखते हो एक CD होता है वो घूमता रहता है, वो सब, उन सब जगहों पर ये बढ़िया काम करेगा। और फ्यूचर रिसर्च से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को, इंड्यूस पोलराइजेशन, रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टिविटी को अचीव करना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो कि इससे हम लोग लेके आ सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हमें पता चल गया भाई क्या होता है। अगला आर्टिकल हमारा है एक्स क्रोमोसोम का रोल ऑटो इम्यून डिसीज़ में। आखिरी आर्टिकल है ये। समझना इस चीज़ को कि ऑटो इम्यून डिसीज़ क्या होता है। सबसे पहले अगर ये समझ में आ गया फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। ऑटो इम्यून डिसीज़ एक ऐसे प्रकार का डिसीज़ है जिसमें कि जो आपका इम्यून सिस्टम है वो भुलक्कड़ हो जाता है। भुलक्कड़ का क्या मतलब है? भूल जाता है। जैसे कि ये भूल जाएगा कि भाई आपके बॉडी के सेल्स कौन से हैं जो उसके खुद के अपने हैं, और कौन सा फॉरेन सेल है जो बाहर से आया, पैथोजन कौन सा है, ठीक है, या फिर जो आपके शरीर में नुकसान पहुंचाना चाहता है वो कैसे सेल है, ये अंतर करना भूल जाता है। कभी कभी बॉडी सेल्स को ही खाने लग जाता है। ऐसे डिसीजेस को हम लोग बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीजेस। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि भाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक 2023 की स्टडी है जिसमें बताया गया कि 13% ये महिलाओं में होता है और सिर्फ 7% पुरुषों में होता है।
तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? अगर ऑटोइम्यून डिसीज़ के बारे में बात करें तो रिमेटॉइड अर्थराइटिस जो है, क्रोन्स डिसीज़, थायराइड डिसऑर्डर्स, ये सब महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है। थायराइड वगैरह आप भी देखते हो ना। इसमें देखो ऑटोइम्यून डिसीजेस क्यों कॉमन है, उसके 2-3 रीज़न दिए उन्होंने। पहला क्या रीज़न दिया कि देखो महिलाओं में 2 एक्स क्रोमोजोम होता है, जबकि पुरुषों में 1 एक्स और 1 वाई क्रोमोजोम होता है एज ए सेक्स क्रोमोजोम। तो ये जो एक्स क्रोमोजोम है ना, इसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है ऑटोइम्यून डिसीज़ के लिए। ये ही ज़्यादा ऑटोइम्यून डिसीज़ की तरफ होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक क्रोमोजोम है, एक क्रोमोजोम का पार्ट है, आप बोल सकते हो क्रोमोजोम का पार्ट क्या है, मतलब इसका एक आरएनए स्ट्रैंड है। मतलब कि वैसे तो क्रोमोजोम के अंदर आपको डबल लेयर्ड मिलेगा, इसी का एक आरएनए स्ट्रैंड है, लंबा आरएनए स्ट्रैंड एक्स क्रोमोजोम का, उसको बोलते हैं सिस्ट। ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हमारे इम्यून सिस्टम के खिलाफ ट्रिगर करता है, और इसी के चलते क्या होता है कि हमारे ऑटो इम्यून डिसीजेस हमें हमारे बॉडी पर अटैक करने लगते हैं। तो सिस्ट जो है सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल माना गया है। इसके अलावा महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं प्यूबर्टी के टाइम पर, प्रेगनेंसी के टाइम पर, बाद में मेनोपॉज होता है। तो इन सब तरीके से भी हार्मोन सिक्रीशन जैसे जैसे चेंज होता है, उसके तरीके से ये सिस्ट का प्रोडक्शन और इन सब को भी ये ग्रेटली अफेक्ट करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को भी ग्रेटली अफेक्ट करता है। इसीलिए ये ऑटो इम्यून डिसीजेस महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम के बारे में हमने बात कर लिया। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।